अच्छा जी, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर किया जाता है जी के साथ। तो एटॉमिक नंबर जब होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम्स में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका जो है ना वो क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो फ़र्ज़ किया जैसे कि ये एक कार्बन का जो है वो पीस है, ये पूरा जो है वो कार्बन का पीस है, जिसमें जो है ना ये छोटे छोटे क्या नज़र आ रहे हैं, हमें एटम्स नज़र आ रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जितने भी एटम्स हैं ये एक जैसे ही हैं। तो एक जो एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट एक ही है, कार्बन ही एलिमेंट है। तो एक कार्बन एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, बस क्या एक पीस है हमारे पास, तो इसके जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक जैसे ही होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि असल में ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये नंबर होता है ये तमाम एटम का एक जैसा ही होता है। एक एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं, इसलिए इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो एग्जांपल्स के साथ डायग्राम को साथ भी एक्सप्लेन किया गया। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटम है इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इस वजह से हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। और इसके बैरूनी मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये आगे जो है ना वो आगे हम देखेंगे कि मैस नंबर भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम यूजली जो अगर हम बात करें तो ये जो है ना वो तीनों डायग्राम जो है ना वो एटम की बनी एटम्स की हैं। एटम जो है ना वो मादे का बुनियादी ज़रा होता है, इट इज़ ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम जो होता है इसके जो है ना वो इसके अंदर 3 बुनियादी फंडामेंटल जो है ना वो पार्टिकल्स होते हैं। एक हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को प्रोटॉन, तीसरे को न्यूट्रॉन। तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल जो है ना वो सेंटर वाले हिस्से के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहरी मैदान के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहे होते हैं। अब जो हाइड्रोजन का एटम है इसमें एक ही प्रोटॉन है और इसके अंदर जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर बन गया 1। ये जो बात है अभी मैं इस पर दोबारा बाद में आऊँगा कि ये ऊपर वाला जो नंबर है ये किसको जाहिर कर रहा है। इस तरह जो है वो कार्बन है, कार्बन में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो 6 प्रोटॉन है, क्योंकि आपको जो है ना वो ब्लू जो डॉट है इसमें 6 जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये 6 जो है वो प्रोटॉन्स हैं। इस तरह ये जो रेड कलर के हैं ये क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं। इस तरह जो है ना वो बाहर जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चूँकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं इसलिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना बन गया, 6 बन गया। इस तरह जो ऑक्सीजन की अगर हम मिसाल लेते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर जो है ना वो उसके सेंटर में हमें 8 प्रोटॉन जो है ना वो मिलते हैं और उसके अंदर जो है वो 8 ही न्यूट्रॉन हैं। इसी तरह उसके मदार के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस हिसाब से जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या बन गया, 8 बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसी भी एटम का यूनिक नंबर होता है। हर एलिमेंट के अंदर आगे एटम्स हैं तो उनका ये सारा जो है ना वो क्या आ जाएगा, यूनिक नंबर बन जाएगा। तो वो ही उसी एटम की जो है ना वो पहचान बनता है। ठीक है। अब आगे जो है ना वो हमने ये देखा कि एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं होते, इसके अंदर जो है ना वो एक और फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होता है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो उसी से अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों को जमा करें तो उससे बनता है उनका मैस नंबर। तो मैस नंबर को जो है वो ज़ाहिर किया जाता है ए के साथ। ए किससे ज़ाहिर किया जाता है, मैस नंबर। अगर हम जो है ना वो मैस नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो प्रोटॉन की तादाद है और उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद है उन दोनों को जमा करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, मैस नंबर बन जाएगा। तो ये जो है ना वो एक सिंपल फार्मूला जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें जो ए है ये है नंबर ऑफ, ये इसका क्या बनेगा, यानी मैस नंबर बन जाएगा, मैस नंबर। ठीक है जी, नंबर ऑफ मैस, यहाँ इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मैस नंबर। ए इज कॉल्ड मैस नंबर। और जो जेड जो है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये इसकी जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसको जी से जाहिर करेगा। और एन जो है वो किसको जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमने मैस नंबर मालूम करना है तो हमें उसके जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद का पता होना चाहिए, तो हम उसका मैस नंबर मालूम कर सकते हैं। या अगर हमारे पास जो है ना वो प्रोटॉन्स की तादाद तो दी हुई है, मैस नंबर भी दिया हुआ है, हम इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या वो सिंपल सा फार्मूला है जिससे जो है ना हम किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मैस नंबर है वो हम जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया जैसे कि जो है ना वो बुक के अंदर भी जो है ना वो एक एग्जांपल जो है ना वो दी हुई है, उस एग्जांपल से जो है ना वो हम देखते हैं कि उसके अंदर इसको हमने जो है ना वो कैसे जो है ना वो मालूम करना है। अब जैसे फ़र्ज़ किया इन्होंने कहा है कि ए जो है ना वो जो इसका 238 ये क्या है मैस नंबर, कोई एलिमेंट है उसका जो मैस नंबर है 238 है और उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है वो उसका 92 है। तो इसमें इसने क्या किया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करना है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ये इसका जो बता दिया मैस नंबर, ये इसका बता दिया एटॉमिक नंबर। ये इसने पूछा है हमसे कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो मालूम करनी है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? अब हमें पता है कि A बराबर होता है Z प्लस म्यू, हमने ये चीज़ मालूम करनी है तो इसको हम जो है वो बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी माइनस की। तो इसका क्या मतलब है A माइनस Z इज इक्वल टू N यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमारे पास 238 दी हुई है, माइनस Z कितना है? Z हमारे पास 92 दिया हुआ है, तो बराबर किसके आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो इसमें से जब इसको जब हम माइनस करेंगे 238 में से 92 को तो ये कितना बन जाएगा? 146। तो ये 146 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मालूम कर लिए, हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ जो है वो प्रोटॉन्स भी हैं और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जमा करेंगे तो वो मैस नंबर बन जाएगा। तो इस तरह इस फार्मूले को हम रीअरेंज करके कोई भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तादाद जो है ना वो हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक मैस यूनिट या जिसको AMU भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले ये समझना है एटॉमिक मैस, तो हमने पीछे जो है ना उसको स्टडी कर लिया कि एटॉमिक मैस क्या होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो कहलाता है उसका एटॉमिक मैस। अब यहाँ पे रिलेटिव से जो है यहाँ पे से क्या मुराद है? तो रिलेटिव से मुराद ये है कि हमने इस एटॉमिक मैस को किसी के साथ रिलेट करना है, यानी किसी के साथ इसको कंबाइन करके किसी के साथ इसको जो है ना वो कंपैरिजन करना है, तो तब हमारे पास जो एटॉमिक मैस की वैल्यू आएगी। तो हम ये कहते हैं कि एटॉमिक मैस क्या है, यानी रिलेटिव मैस क्या है कि इट इज़ ए मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू दी 1/12 मैस ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन कार्बन एटम। अब यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई हैं जिनको जो है वो समझना यहाँ पे ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें जो है ना वो आइसोटोप्स के बारे में जो है वो समझना है। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मैस नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप। मसलन कार्बन है, अब कार्बन जो है वो 3 तरह के आइसोटोप्स के अंदर जो है ना वो पाई जाती है। यहाँ पे मैं कार्बन का जो है वो सिंबल लिखूंगा, ये पहला आइसोटोप आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। अब जो पहला आइसोटोप है उसका हमें पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, तो इस वाले से इनका तीनों का एटॉमिक नंबर तो बन जाएगा 6। लेकिन ये जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक मैस है वो 12 है, इसका एटॉमिक मैस 13 है, इसका एटॉमिक मैस जो है वो 14 है। अब ये है तो एलिमेंट एक ही कार्बन ही है, लेकिन ये कार्बन के आइसोटोप्स कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का एटॉमिक नंबर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सेम है, जबकि जो मैस नंबर जो कि ऊपर लिखा हुआ है वो डिफरेंट है। इसका मैस नंबर 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इन सब कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स तो सेम ही है, यानी 6 ही प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ना वो मुख्तलिफ है। इसके अंदर जो है ना वो 6 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से ये कार्बन के आइसोटोप्स बनाते हैं। नेचुरली जो है वो हम क्या करते हैं कि ये जो कार्बन होती है इसके अंदर जो है ना ये जो कार्बन 12 और कार्बन 13 है ये इसके अंदर जो है ना ये दोनों कार्बन 12 और कार्बन 13
ये जो है ना वो पाई जाती है 99%। 99% ये होती है तकरीबन जो है वो, और 1% जो है ना ये कार्बन 14 पाई जाती है, जो कि एक्चुअली इज ए रेडियो एक्टिव, कि ये कार्बन ऐसी होती है जिससे जो है रेडिएशन निकलती रहती हैं, और ये 1% है वो कार्बन जो हमें नेचर के अंदर पाई जाती है, उस कार्बन की बात हो रही है। उसमें 99% ये कार्बन 12 और कार्बन 13 जो है वो पाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में से भी जो है ना वो जो कार्बन है वो ज़्यादा, जो कार्बन 12 है वो ज़्यादा जो है ना वो मौजूद होती है नेचर के अंदर। तो अब जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन नजर आती है कार्बन 12 आई से 1/12 ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो आइसोटोप होगा उसका 1/12वां हिस्सा जो होगा ना वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो चीज़ हमने देख लिया कि ये कार्बन 12 है, इससे यहाँ पे क्या मुराद है, इससे मुराद ये कार्बन वाला एटम है। आइसोटोप में समझ आ गई। अब हमने इस चीज़ को समझना है कि ये 1/12 का क्या मतलब होता है। देखें, अब मैं यहाँ पे जो है ना वो एक बनाता हूँ सर्कल। इस सर्कल को जो है ना वो पहले ये क्या है, ये एक कहला रहा है, ये एक है क्योंकि ये सर्कल एक है इसलिए इसकी वैल्यू एक है। अब मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, बटा 2 लिख दूंगा, क्योंकि दूसरे का पे एक हिस्सा 1/2 बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से जो है ना वो एक और लाइन ड्रा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, इसका 1/4 हिस्सा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ये 4 पार्ट बन गए। इसी तरह ही अगर मैं इसको जो है ना वो डिवाइड करूं एक और तो ये फिर कितना बन जाएगा, इसका 6वां हिस्सा बन जाएगा। इस तरह जो है ना इसको डिवाइड करूंगा तो फिर इसका 8वां हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह जो है ना वो इसको मैं एक दफा फिर जो डिवाइड करूंगा तो ये इसका 10वां हिस्सा बन जाएगा। फिर इसको मैं एक बार फिर डिवाइड करूंगा तो आगे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक हिस्से को हमने 12 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब फर्ज किया ये कार्बन का एक एटम है, कार्बन के एलिमेंट है उसका जो है ना वो एक एटम है। तो हमने क्या किया, उस कार्बन का हमने 12 हिस्से कर लिए, एक कार्बन के एटम के 12 हिस्से कर लिए। अब इसमें से कोई भी एक हिस्सा, फर्ज किया ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जो एक हिस्से के बराबर है, इस हिस्से को हमने जो है वो क्या किया, इसका जो है ना हमने मैस मालूम कर दिया। तो ये इसका क्या बनेगा, मतलब ये पूरे का जो है वो 12वां हिस्सा है, तो इस वाले से हम इसको कहते हैं 1/12 ऑफ कार्बन एटम, यानी कि ये कार्बन का जो है ना एटम है, इसका हमने 12 हिस्से किए, और ये जो 12वां हिस्सा बनेगा उसका जितना मैस होगा उसके हिसाब से जब हम किसी और एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे रिलेटिव से मुराद रिलेट करना है किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। ठीक है, तो कार्बन 12 के साथ जब हमने इसको जो है वो रिलेट किया तो अब हम देखें तो हमें पता है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12। जब हम इसके 12 हिस्से करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हर हिस्सा 1 के बराबर है। तो जो है ना वो असल में ये जो एक हिस्सा है ये हाइड्रोजन के बराबर ही बन जाएगा, तो यानी जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह जो बाकी एलिमेंट्स हैं इस हिसाब से कार्बन के इस एटॉमिक मास से हम उसको रिलेट करके मुख्तलिफ तरह के जो एटॉमिक मासेस है वो हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी एटॉमिक मास को जो है ना वो हम जब ग्राम में लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू बन जाएगी एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे एटॉमिक मास तो सारी बात है, एटॉमिक मास मैंने बता दिया, एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ये यूनिट क्या चीज़ है, ये जो यू आया है ये यूनिट किसके लिए, ये यूनिट इसके लिए, ये जो एक हिस्सा है ये क्या कराएगा, इसका यूनिट कराएगा। ठीक है, तो ये यूनिट इसकी वैल्यू कितनी है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, इस यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो जब भी हम जो है ना वो किसी मतलब प्रोटॉन का मास है अगर वो 1 है, ठीक है, प्रोटॉन का मास 1 है 1.0073 AMU, तो वो किसके बराबर होगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम। इस तरह जो है ना वो अगर न्यूट्रॉन का मास है तो वो किसके इक्वल है 1.08887 AMU। एक्चुअली जो है वो किसके इक्वल होगा 1.66 × 10। यानी जब हम AMU को जो एटॉमिक मास यूनिट है उसको ग्राम में लिखेंगे तो ये इसकी वैल्यू ये बनेगी।
इस तरह अगर हमने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का मैथ मालूम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से जो है वो लाइटेस्ट है, वो जो है ना वो हल्का एलिमेंट, हल्का जो है ना वो पार्टिकल है एटम का। तो इलेक्ट्रॉन का जो मैथ होता है वो कितना होता है 5.486 इंटू 10⁻⁻⁴ AMG। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ गई, ये वाली लीजिए 1.4, ये वैल्यू ये आ गई है, मल्टीप्लाई ये जो AMG की वैल्यू है ये यहाँ पे लिखी है। अब ये दो वैल्यूज हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई विद ये जो पावर्स हैं इनको जो है ना वो इधर लिख लिया। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.106। तो जब -4 और -24 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी -28। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी आई है, ये आई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास जब हम ग्राम में इस तरह लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मास बन जाएगा। इस तरह जो है ना ये न्यूट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है। तो इस तरह करके जो है ना वो हम जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मैसेज हैं उनको जो है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं और उसको रिलेट किससे किया जाता है, कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। हमारा जो है ना वो टॉपिक यहाँ पे आके जो है वो क्लोज होता है। अगर कोई भी जो क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट्स के अंदर जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।